वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम भी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ मैथ्स से संबंधित प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा था और उनको हल भी किया गया था। अब इस सेशन में यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 15 के अंतर्गत केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, यह टॉपिक दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसका महत्व केवल अंग्रेजी भाषा में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी बहुत काफ़ी है। हाँ, अच्छे अच्छे लोग भी इसकी जानकारी के अभाव में भयंकर भूल कर बैठते हैं। तो आए अब आप लोग जाने कि अंग्रेजी में मुख्यतः जो कारक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ केसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अर्थात अंग्रेजी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के कारक होते हैं। वे क्या हैं देखें। पहला, नॉमिनेटिव केस। इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव केस। इसे एक्यूजिटिव केस भी कहते हैं। तीसरा, पॉजेसिव केस। चौथा, वोकेटिव केस। अब आए हिंदी जान लें। कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा हो गया संबंध कारक, चौथा हो गया संबोधन कारक। तो ये 4 प्रकार के कारक अंग्रेजी में होते हैं मुख्यतः। तो साथियों, पहले यह जान लें कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो नाउन और उनके केस के बारे में करेंगे और आगे चल करके प्रोनाउन और उसके केस के बारे में किया जाएगा। तो पहले यह जान लें कि नाउन किसी भी केस में रहे तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, पॉजेसिव केस में हो या वोकेटिव केस में हो। हाँ, वो पॉजेसिव केस में नाउन के अंत में पोजेशन किसी वस्तु या व्यक्ति से शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। लेकिन वही प्रोनाउन में उसके रूप बदल जाते हैं केस के अनुसार। जैसे मान लीजिए हम प्रोनाउन एग्जाम्पल के रूप में दर्शा रहे हैं, उसे देखें। जैसे आई हुआ नॉमिनेटिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है। और वही पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव रहता है तो माई हो जाता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो क्या होता है, माइन हो जाता है। हाँ, एटसेट्रा। तो ऐसा नाउन में नहीं होता। राम है तो राम सबों में रहेगा, मोहन है तो मोहन सबों में रहेगा। अभी नहीं है कि आई है तो यहाँ जैसे ऑब्जेक्टिव केस में मी हो गया और पॉजेसिव केस में माई या माइन हो गया तो राम भी बदल करके उसका कोई रूप हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। अब आप लोग समझ गए कि नाउन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो किसी भी केस में रहे। और पॉजेसिव केस में बताइए दिए कि उसमें पोजेशन यदि शो करना होता है तो एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस हम उसके अंत में लगा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसको हटा देते हैं। अब आए मूल बिंदु पर। तो अब आप सबसे पहले आप लोग जानेंगे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, तब आगे बढ़ेंगे। तो वाक्यों को देखें विशेष जानकारी हेतु। पहला वाक्य हमने लिख दिया, राम रीड्स अ बुक। दूसरा लिख दिया, मोहन मेड मी अ कैप्टन। तो साथियों, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हमेशा, भले ही उसके रूप में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन वो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में यदि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो, और सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट्स ऑल। अब चलिए यहां देखें। अब पहले इसमें हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से कि कौन क्या है। तो राम क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से? नाउन, रीड्स वर्ब, आर्टिकल, अब बुक नाउन हो गया। चलिए सेकेंड सेंटेंस में देखें, मोहन पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से नाउन, मेड वर्ब, मी प्रोनाउन, और आर्टिकल, कैप्टन नाउन। अब सेंटेंस के दृष्टि से आप लोग जाने। अब तो जान गए कि प्रथम सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं और सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें भी 2 नाउन्स हैं और 1 प्रोनाउन है। अब सेंटेंस के दृष्टि से जान लें। तो राम प्रथम सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? कर्ता का, डूअर का काम कर रहा है। कैसे? हाँ देखिए, यह वो जो वर्ब है रीड्स के पहले आया है और कर्ता का काम कर रहा है, और रीड्स के बाद में जो बुक है वो नाउन है, वो कर्म का काम कर रहा है। तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि राम वास्तव में कर्ता है कि नहीं, अब बुक एक्चुअली कर्म है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हु या व्हाट, हाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके और संबंधित वाक्य में जब प्रश्न करेंगे तो उचित उत्तर मिल जाता है। तो समझ जाते हैं कि वह नाउन है, वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है उस सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट का व्हाट या हूम रख करके और प्रश्न करने से पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न करके देख रहे हैं कंफर्मेशन हेतु, तो यहां पर हम राम के जगह पर यदि हु रख देते हैं तो प्रश्न करते हैं तो क्या उसका अर्थ होता है? हु रीड्स अ बुक, माने कौन किताब पढ़ता है, माने वो व्यक्ति कौन है जो कि किताब पढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ। तो व्यक्ति कौन है? राम। इस वाक्य के मुताबिक राम रीड्स अ बुक, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? व्हाट, तो बुक पढ़ता है। तो व्हाट का यहाँ पर मिल गया जवाब, बुक। क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। तो अब आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, राम इसमें सब्जेक्ट हुआ, अब बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया पहला सेंटेंस में। और इसमें देखें मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। अब तो आप लोग जान गए। अब आप लोग पहचान लेंगे इस आधार पर, हु व्हाट और व्हाट हुम के आधार पर। आगे मेड जो है वो वर्ब है। हाँ अब यहाँ देखिए 2 इसमें ऑब्जेक्ट है, हमको इसी पर प्रकाश डालना था। एक क्या है? मी। मी जो है यह इनडायरेक्ट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हो गया? कैप्टन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ इसकी चर्चा हम विधिवत कर चुके हैं पूर्व में, उसे आप लोग अवश्य देख लेंगे। बोले हैं ना कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस, क्लॉज इत्यादि की चर्चा हम पूर्व में विधिवत कर चुके हैं। संबंधित वीडियो या वीडियोज को आप लोग अवश्य देख लेंगे, विशेष जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ,
अब कैप्टन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पर यह दर्शाना था कि मोहन सब्जेक्ट है और यहाँ पर मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यही दर्शाना था। देखिए यहाँ पर इसका रूप बदल गया ना। और यदि सब्जेक्ट की जगह पर यह मी रहता है, यहाँ मोहन के जगह पर आई रहता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, मी हो गया। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो कैप्टन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वोकेटिव केस की तरफ। वोकेटिव केस के लिए हम इसको हटा देते हैं। एक सेंटेंस रख रहे हैं तो उसके जरिए आप लोग विशेष जानेंगे। तो हम लिख दिए कि मोहन कॉमा कम हियर, हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी अर्थ जाने। मोहन यहाँ आओ, तो हम मोहन को संबोधित कर रहे हैं, आई संबोधन कारक है भी। तो इसमें मेन चीज यह है कि जो इसको हम संबोधित करेंगे उसके आगे कोमा होना नितांत आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ यदि कोमा हटा देते हैं तो मोहन कम हियर, पहली बात तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ग्रामर की दृष्टि से। दूसरी बात कि जो कहना चाहते हैं वो अर्थ नहीं मिलेगा। और शुद्ध यदि करेंगे मोहन कम हियर लिखेंगे भी तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ आता है और हम क्या बोलना चाहते हैं कि मोहन यहाँ आओ। तो उसके लिए संबोधन के लिए संबंधित नाउन के बाद कोमा रखना अनिवार्य है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब पॉजिटिव केस की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं जिनकी विशेष चर्चा की जाएगी। हाँ, आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हटाते हैं। हाँ, तो साथियों अब आप लोग देखेंगे पॉजिटिव केस के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हम पॉजिटिव केस से संबंधित पेश कर रहे हैं। पहला है राम्स बुक, दूसरा है राम एंड मोहन्स बुक, तीसरा है राम्स एंड मोहन्स बुक्स, सॉरी। तीसरा, चौथा हो गया वाइज स्कूल, पांचवा हो गया चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, छठा हो गया सुरेश काऊ, सातवां हो गया फादर इन लज काऊ, आठवां हो गया राम्स
ब्रदर्स काउ। चलिए पहले इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। हाँ, तो पहले आप लोग जान लें कि पॉजेसिव केस के अंतर्गत पोजीशन शो करने के लिए क्या क्या हम रखते हैं, किसका उपयोग करते हैं तो पोजीशन शो किया जाता है। तो पोजीशन शो करने के लिए पहला, हाँ, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का उपयोग करते हैं। हाँ, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से यदि पोजीशन शो करना हो तब उस, हाँ, इन्हीं तीनों के माध्यम से हम पोजीशन शो करते हैं। तो अभी हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने पेश किए हैं, अब इसको हटा देते हैं। चलिए, अब पॉजिटिव केस का चर्चा कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं उसको। तो पोजीशन शो करने के लिए हम इन तीनों जो आइटम्स हैं उनको रखते हैं और किसी नाउन के अंत में, या कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं, उनकी चर्चा प्रोनाउन वाले चैप्टर में करेंगे। तो नाउन्स के अंत में इन तीनों में से किसी को रख करके हम पोजीशन शो करते हैं। तो पोजीशन हम पहले लिविंग थिंग्स के बारे में करने जा रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स पेश किए हैं वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। हाँ, लिविंग थिंग्स का पोजीशन शो करना होता है तब इन तीनों में से किसी का हम उपयोग कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस को देते हैं, लेकिन तीनों का हम उपयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब तो जान गए। चलिए, तो अब समझें इसको। जो हमने एग्जाम्पल्स पेश किए हैं उसके बारे में आप लोग जाने। राम्स बुक, इसका हिंदी अर्थ जाने, राम की पुस्तक। तो राम अकेले व्यक्ति है और उसकी पुस्तक है, यानी पुस्तक पर अधिकार राम का केवल है। यहाँ सॉरी, एस छूट गया है, एपोस्ट्रोफी एस होगा। तो राम की पुस्तक, तो यह इस तरह का यदि एक्सप्रेशन हो या पोजीशन हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, सिंगल पोजीशन। अब सेकंड देखिए, सेकंड वन क्या कह रहा है? राम एंड मोहन्स बुक। तो इस बुक पर अधिकार राम और मोहन दोनों का है। इसका हिंदी अर्थ जाने, राम और मोहन की किताब। तो किताब एक है लेकिन इस पर अधिकार दोनों आदमी का है, समान रूप से। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? ज्वाइंट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? सम्मिलित अधिकार, दोनों का, हाँ, सम्मिलित अधिकार है इस बुक पर। तो ऐसे अधिकार को दर्शाना हो या ओनरशिप को दर्शाना हो तो हम वैसे पोजीशन को क्या कहते हैं? ज्वाइंट पोजीशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखें। थर्ड वन क्या है? राम्स एंड मोहन्स बुक्स। तो किताबें एक से अधिक हैं और उस पर अधिकार राम का भी है और मोहन का भी है। इसका हिंदी अर्थ जान लें, राम की और मोहन की किताबें। यानी ये जो किताबें हैं वो राम की अलग हैं और मोहन की अलग है। ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो हम लोग हिंदी में यही अर्थ निकालेंगे कि कुछ किताबें हैं जो जिन पर अधिकार राम और मोहन का अलग अलग है। माने कुछ किताबें उसमें से मोहन की हैं और कुछ किताबें राम की हैं। हम भले ही वो एक जगह रखी गई हों, लेकिन वो जो किताबें हैं वो अलग अलग
पोजीशन में है। मान लीजिए 2 किताबें हैं, ठीक है, तो 2 किताबें हैं, तो उसमें से एक राम की है और एक मोहन की है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे पोजीशन को क्या कहते हैं? सेपरेट पोजीशन। ये सेपरेट पोजीशन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4th वन क्या है? बॉयज स्कूल। अब इसमें आप लोग समझे कि यदि किसी नाउन को प्लूरल बनाया जाए और उसके अंत में एस या एस जोड़ा जाए प्लूरल बनाने के लिए, तो वैसे नाउन्स का पोजीशन किसी वस्तु या व्यक्ति से दर्शाना हो तो उस हालत में क्या करते हैं? हाँ, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी, यह नहीं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी। जैसे देखिए बॉयज स्कूल है, तो बॉय का प्लूरल बॉयज है और स्कूल से संबंध है उसका, तो लड़कों का स्कूल, तो लड़कों का स्कूल, तो लड़कों क्या है? प्लूरल नंबर में है और उसका पोजीशन स्कूल से दर्शाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी रखे हैं, एस नहीं न रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस मौजूद है। अभी बोले हैं ना कि वैसे नाउन जिनका प्लूरल एस या एस लगा करके बनाया जाता है तो उनका पोजीशन किसी वस्तु या व्यक्ति से कराना हो तो केवल एपोस्ट्रोफी रखते हैं उसके अंत में। तो मान लीजिए एस हो चाहे एस से प्लूरल बनाया जाए तो अब क्या करते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी बोले हैं कि प्लूरल बनाने में जब एस आई एस का उपयोग किया जाता है तो वैसे नाउन के अंत में केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड है, तो यह भी तो प्लूरल है चाइल्ड का, लेकिन इसके अंत में देखिए एस नहीं है, क्या है? एन है। तो इस तरह का यदि स्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, तब उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, यानी इसमें क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हाँ, जिनका अंत एस या ई एस से नहीं हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं। 6ठा देखें, सुरेश का हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कोई नाउन हो और उसका अंत एस हो चाहे एस एच हो या आगे बढ़ कर के स हो या स हो तलाबी स, तब उस हालत में क्या करते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बस, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन के बारे में जानने कि उनका पोजीशन शो करना होगा तो कैसे करेंगे? तो यदि कंपाउंड नाउन हो तो उसका पोजीशन किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज से शो करना हो तो अंत में उसके एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर देखिए फादर इन लाज का हो, तो काउ से पोजीशन शो कर रहा है, तो देखिए फादर इन लाज के अंत में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, फादर के अंत में नहीं लगा है। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि पोजीशन शो करना हो तो ऑलवेज अंत में हाँ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ क्या है? अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं अंत में। चलिए अब आगे चलते हैं। राम्स ब्रदर्स का हो। हाँ, इस तरह का, इसमें क्या है? डबल पोजीशन है। राम्स ब्रदर्स काऊ का मतलब क्या हुआ? राम के भाई की गाय, डबल पोजीशन हुआ। तो जहाँ पर डबल पोजीशन दर्शाना हो वहाँ हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस द्वारा केवल नहीं करेंगे। हाँ, उसमें से एक को ऑफ द्वारा दर्शाएंगे पोजीशन और दूसरे को एपोस्ट्रोफी एस द्वारा। तो यह जो स्ट्रक्चर है वो गलत है।
तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब यहाँ काऊ को पहले ले लेंगे, तो द काऊ ऑफ राम्स ब्रदर। अब यह स्ट्रक्चर सही हो गया। अब आप लोग समझ गए? हाँ, और बहुत से हैं। अब आगे एडवांस लेवल की जो चर्चा की जाएगी उसमें की जाएगी। आप लोग अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत चल रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो चलें अब नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके तरफ आप लोगों को ले चलते हैं, थोड़ा उन पर भी प्रकाश डालते हैं। तो इसको हटा देते हैं। चलिए, अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग जान लें। हाँ, इसका पोजीशन शो करना होता है तो ऑफ द्वारा करते हैं, केवल ऑफ द्वारा, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद हर जगह है, तो वो क्या अपवाद हैं यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर। तो वो अपवाद क्या है अब देख लें, पहले अपवाद को देख लें तो क्लियर हो जाएगा। तो यदि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो जिससे किसी समय, दूरी या किसी देश का कोई नाम हो इत्यादि का संबंध किसी भी चीज से दर्शाना हो, तो उस हालत में हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी द्वारा कर सकते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एग्जाम्पल थोड़ा देख लें विशेष जानकारी है। तो जैसे हमने लिख दिया इंडियाज टेक्नोलॉजी, क्या है? इंडिया टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन एपोस्ट्रोफीएस लगा हुआ है ना पोजीशन टेक्नोलॉजी के साथ शो करने के लिए। और आगे बढ़े, डेज लिव। डे क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन देखिए एपोस्ट्रोफीएस लगा हुआ है पोजीशन शो करने के लिए। वीक्स लिव, यहां पर भी देखिए वीक नॉन लिविंग है, फिर भी एपोस्ट्रोफीएस रखा हुआ है पोजीशन शो करने के लिए। स्टोन्स थ्रो, देखिए यहाँ स्टोन्स भी नॉन लिविंग है, फिर भी एपोस्ट्रोफीएस लगा हुआ है पोजीशन शो करने के लिए। ठीक है, तो अब तो डाउट नहीं रहा होगा कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सर्टेन वो होते हैं, हाँ, उनको छोड़ करके बाकी सबों में यदि पोजीशन शो करना होगा तो नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन ऑफ द्वारा उस वस्तु या कोई भी हो उससे करते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द्वारा पोजीशन शो कर कैसे किया जाता है। तो हम लिख दिए कि दिस टेबल्स लेग इज ब्रोकन। तो यहां पर दिस टेबल्स लेग इज ब्रोकन जो है यह गलत है, यह स्ट्रक्चर गलत हुआ, क्योंकि इस नियम के तहत ऑफ से पोजीशन शो करना चाहिए, क्योंकि टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है ना, है ना निर्जीव। तो अब इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अब लिखेंगे कि द leg of this table is broken। ये अब सही हो गया। चलिए हो गया ना। तो ठीक है साथियों, विशेष चर्चा एडवांस लेवल की चर्चा की जाएगी, उसमें की जाएगी। तो आज बस इतना ही। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि जो अभी चर्चा की गई, हाँ, केस के बारे में आप लोगों को कोई उससे संबंधित संदेह नहीं होगा। तो साथियों, यदि यह चर्चा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।